तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इंडेक्स डिस्कस करेंगे कि इंडेक्स के केस में कैसा काम करता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो इंडेक्स के केस में पहली बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपका अंडरलाइंग एसेट यूए सेंसेक्स या फिर निफ्टी वगैरह हो सकते हैं, यानी कि जो मार्केट के इंडिकेटर्स हैं वो हो सकते हैं, और उससे बना हुआ डेरिवेटिव यहाँ पर होगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो डेरिवेटिव हो गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और वो डेरिवेटिव कौन सा है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, और वो बना किससे है? वो बना है अंडरलाइंग एसेट विच इज़ इंडेक्स लाइक सेंसेक्स और निफ्टी। यहाँ पे जब आपको थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस निकालनी होगी इस डेरिवेटिव की t इज इक्वल टू 0 में, तो वो फॉर्मूला सेम ही है, बट थोड़ा सा फ़र्क आएगा कैलकुलेशंस में, विच इज़ एक्चुअल स्पॉट प्राइस t इज इक्वल टू 0 ले लोगे, विच इज़ एक्चुअल यूए का प्राइस t इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्चुअल इंडेक्स की प्राइस t इज इक्वल टू 0। तो जो इंडेक्स की प्राइस होगी t इज इक्वल टू 0, यानी कि आज, वो होगी एक्चुअल स्पॉट प्राइस या फिर एक्चुअल यूए प्राइस। उसमें जोड़ दिया जाएगा कैरिंग कॉस्ट t इज इक्वल टू मैच्योरिटी, और माइनस कर देंगे डिविडेंड t इज इक्वल टू मैच्योरिटी। तो ये फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी शेयर्स में डिस्कस कर चुके हैं, बट कैलकुलेशन फ़र्क होगा, मैंने ऐसे कहा था। तो कैलकुलेशन में ये फ़र्क आएगा कि कैरिंग कॉस्ट माइनस डिविडेंड, ये जो पूरा कैलकुलेशन है जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये पूरा का पूरा एक साथ निकल के आएगा। वो निकल के आएगा एक्चुअल स्पॉट प्राइस t इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय आर एफ माइनस डी वाई इंटू टी। आर एफ का मतलब बोरिंग रेट होता है या फिर रिस्क फ्री रेट होता है, और डी वाई का मतलब डिविडेंड यील्ड ऑन द इंडेक्स परसेंटेज। तो जो चीज़ हम सेपरेटली कैलकुलेट कर रहे थे शेयर्स में, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आप डिविडेंड सेपरेटली कैलकुलेट कर रहे थे, चाहे नॉर्मल कंपाउंडिंग हो, चाहे कंटिन्यूस कंपाउंडिंग हो, या फिर नो कंपाउंडिंग हो। तो आप यहाँ पे अलग कैलकुलेट कर रहे थे, और कैरिंग कॉस्ट भी आप अलग कैलकुलेट कर रहे थे, चाहे नॉर्मल हो चाहे कंटिन्यूस हो। लेकिन अभी जो हम करने जा रहे हैं इंडेक्स के केस में, उसमें हम कैरिंग कॉस्ट यानी कि प्लस कैरिंग कॉस्ट माइनस डिविडेंड को एक साथ कैलकुलेट करेंगे। तो मेरा जो बोरिंग कॉस्ट हुआ करता था, यानी कि मेरा जो इंटरेस्ट कॉस्ट था, तो वो बोरिंग रेट से कैलकुलेट होता था। तो वही चीज़ यहाँ पे आर एफ होगी, यानी कि रिस्क फ्री रेट होगी, और डिविडेंड का हम परसेंटेज के फॉर्म में लेंगे, विच इज़ डिविडेंड यील्ड ऑन द इंडेक्स। ये दोनों को आपको डेसिमल में लेना है, और इस तरीके से आपको थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस निकाल लेनी है जब अंडरलाइंग एसेट इंडेक्स हो। कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, तो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में निकलेगा थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस यानी कि डेरिवेटिव का प्राइस थ्योरेटिकल इज इक्वल टू एक्चुअल स्पॉट प्राइस टी इज इक्वल टू 0, प्लस कर देंगे एक्चुअल स्पॉट प्राइस टी इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई ई का पावर आर एफ माइनस डी वाई इंटू टी -1। तो जो कैरिंग कॉस्ट माइनस डिविडेंड का पोर्शन है वो एक साथ निकल के आ जाएगा, और उसको एक्चुअल स्पॉट प्राइस में ऐड कर देंगे टू अराइव एट थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस। तो यहाँ पर भी ये चीज़ दिख रही है कि डेरिवेटिव का जो आंसर आ रहा है वो अंडरलाइंग एसेट यानी कि इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो जो हम बोलते हैं डेरिवेटिव इज डिराइव फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, तो वो चीज़ यहाँ पर फिर से रीअफर्म हो रही है कि आपका जो डेरिवेटिव का प्राइस है, यानी कि जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, वो बनता है इंडेक्स के प्राइसेस को यूज़ करके, यानी कि अंडरलाइंग एसेट की प्राइसेस को यूज़ करके। तो चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, करंट वैल्यू ऑफ इंडेक्स 1400 रुपीज़, डिविडेंड यील्ड दिया हुआ है 6%, CCRRI यानी कि कंटिन्यूसली कंपाउंडेड रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ 3 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेंगे कि हमारा अंडरलाइंग एसेट क्या है। तो मेरा अंडरलाइंग एसेट इंडेक्स है, डेरिवेटिव कौन सा बन रहा है? तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। ठीक है, अब मुझे एक्चुअल इंडेक्स की प्राइस टी इजिकल टू 0 में, यानी कि एक्चुअल अंडरलाइंग एसेट की प्राइस टी इजिकल टू 0 में, यानी कि एक्चुअल स्पॉट प्राइस टी इजिकल टू 0 में दी हुई है 1400। ठीक है,
डी वाई यानी कि डिविडेंड यील्ड दिया हुआ है 6%, और सी सी आर आर आई यानी कि आर एफ दिया हुआ है 10%, और यहाँ पे ये कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का फॉर्मूला लगाना है। मैच्योरिटी पीरियड 3 मंथ्स है। थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस निकालना है, मतलब फॉरवर्ड प्राइस तो आएगी लेकिन थ्योरेटिकल आएगी। अब टी, तो टी मुझे एन 3 मंथ्स दिया हुआ है, तो टी भी मेरा 3 मंथ्स होगा, और उसी की लाइन में मुझे आर निकालना है। यहाँ पे मेरे पास दो रेट हैं, एक है आर एफ और एक है डिविडेंड यील्ड। तो सबसे पहले तो आर एफ को कन्वर्ट करूँगा 10%। आर एफ जो है वो पर एनम में, उसको पर मंथ कन्वर्ट करूँगा तो 10/12 यानी कि 0.8333%, यानी कि 0.00833। और जो डिविडेंड यील्ड है 6%, उसको भी पर मंथ कन्वर्ट करूँगा, विच इज़ 6/12 यानी कि 0.5%। तो डेसिमल में लिखेंगे तो 0.005। तो मेरा टी और आर मेरा लाइन में आ चुका है। अब मैं फॉर्मूला लगा दूंगा। फॉर्मूला है थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस टी इज इक्वल टू 0 में एक्चुअल इंडेक्स प्राइस टी इज इक्वल टू 0 प्लस कर देंगे एक्चुअल इंडेक्स का प्राइस मल्टीप्लाई बाई ई का पावर आर एफ माइनस डी वाई इंटू टी -1। तो 1400 प्लस 1400 इंटू ई का पावर 0.00833 माइनस 0.005 इंटू 3 -1। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 1.010 आएगा। तो ये हो जाएगा 1400 प्लस 1400 इंटू 1.010 -1, विच इज़ 1400 प्लस 1400 इंटू 0.01 1414 आपका थ्योरेटिकल फॉरवर्ड का प्राइस आ गया। यानी कि जो आपका 3 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि 3 मंथ थ्योरेटिकल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ जाएगा 1414। तो इस तरीके से सॉल्व होता है आपका इंडेक्स का क्वेश्चन, यानी कि जहाँ पे अंडरलाइंग एसेट इंडेक्स है और डेरिवेटिव बना है फॉरवर्ड। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का डिस्कशन है उसको दो पार्ट्स में करेंगे, एक अदर और एक एफआरए। तो अदर में हमने शेयर्स डिस्कस कर लिया है, इंडेक्स डिस्कस कर लिया है। अब हम आएंगे एफआरए में। एफआरए में थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, एफआरए होता क्या है। तो एफआरए एक ऐसा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे अंडरलाइंग एसेट इंटरेस्ट रेट्स लिए जाते हैं। जो भी मार्केट के इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, अगर वो अंडरलाइंग एसेट है और उससे जो डेरिवेटिव बना है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं कहूँगा कि वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एफआरए है, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट है। ठीक है, इसी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। टू अवॉइड कन्फ्यूजन, थिंक कि जो रुपीज़ आप अभी तक यूज़ करते हो आए हो, दोज हैव बीन रिप्लेस्ड बाय परसेंटेजेस यानी कि रेट्स। स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा आदत होती है रुपीज़ के साथ डील करने में, और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं रुपीज़ के साथ। अभी तक की हमारी जो जर्नी रही है डेरिवेटिव्स की, जहाँ पे हमारा एग्जांपल था इन्वेस्टर सी और इन्वेस्टर डी का, तो वहाँ पे मैंने 150 रुपीज़, 100 रुपीज़ इस तरीके से एग्जांपल लिए। फिर उसके बाद हम जब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट चालू किए और उसके अंदर में शेयर्स और इंडेक्स डिस्कस किए, तो वहाँ पर भी हमने रुपीज़ के साथ डील किया कि शेयर की प्राइस इतनी रहेगी, यानी कि अंडरलाइंग एसेट की प्राइस इतनी रहेगी, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस क्या रहेगी। तो आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे उन सब के साथ। अब क्या होने वाला है, अब ये होने वाला है कि हम रेट्स के साथ बात करेंगे, और रेट्स हमारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में लिखे रहेंगे और एक्चुअल में रेट्स कुछ और चल रहे होंगे। तो ये डिस्कशन चालू करने से पहले ही मैं आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाला जो डिस्कशन है वो परसेंटेजेज यानी कि रेट्स का होने वाला है। तो आप अपना माइंडसेट ऐसे बनाइए कि जो आप रुपीज़ की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, अब वो बातें हम रेट्स के साथ करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एफआरए समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल ड्रॉ किया है, ध्यान दीजिएगा। मेरा एक बोरोवर है ई। अब इस बोरोवर को क्या करना है, इस बोरोवर को 1 लाख रुपए चाहिए आफ्टर 2 ईयर्स फॉर 1 ईयर। तो ई एक बोरोवर है, ठीक है, उसको पैसों की ज़रूरत है। उसको पैसे आज नहीं चाहिए, उसको पैसे चाहिए आज से 2 साल बाद 1 लाख रुपए।
और वो ये कह रहा है कि मुझे जो 1 लाख रुपए चाहिए ना, वो सिर्फ 1 साल के लिए चाहिए, यानी कि आज से 2 साल बाद मुझे 1 लाख रुपए दे दो, और वो जो तीसरा साल है वो ख़त्म होगा, तब तक मैं लौटा दूंगा। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि अगर हम आज ज़ीरो पीरियड में खड़े हैं, ये ज़ीरो पीरियड है, तो आज से 2 साल बाद उसको 1 लाख रुपए दे दिया जाए, तो वो थर्ड ईयर के जो एंड में वो 1 लाख रुपए रीपे कर देगा। मतलब सेकेंड ईयर के एंड में उसको 1 लाख बोरो करना है, और थर्ड ईयर के एंड में वो 1 लाख रुपीज़ वापस कर देगा, जो भी उसको लोन दे देगा 1 लाख रुपए का। मतलब उसकी जो रिक्वायरमेंट है 1 लाख रुपीज़ की, बात 1 साल के लिए है। ठीक है। तो अब ई ने क्या किया, ई बैंक के पास गया और बैंक को ये बताया कि मुझे आज से 2 साल बाद 1 लाख रुपीज़ चाहिए, यानी कि बोरो करना है, और मैं थर्ड ईयर के एंड पे आपको रीपे कर दूंगा। मुझे कौन से रेट पे आप लोन दोगे? तो बैंक ने रेट दे दिया 10%, कि मैं आपको 10% इंटरेस्ट चार्ज करूंगी। बैंक बोल रही है ई को कि मैं आपसे 10% इंटरेस्ट चार्ज करूंगी, यानी कि 1 लाख रुपए के पीछे 10,000 रुपये इंटरेस्ट लगेगा। यानी कि 2 साल बाद आप 1 लाख रुपए ले जाना, और 1 साल के बाद 1,10,000 लौटा देना। ठीक है, तो ई मान गया। लेकिन ई ऐसा कर क्यों रहा है? ई ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि ई को फील हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। So it is better to enter a contract now than to wait for 2 years। यानी कि ई को ये डर लग रहा है कि अगर वो 2 साल बाद मार्केट में जाएगा, यानी कि बैंक के पास जाएगा लोन लेने के लिए, तो जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट होगा वो 10% से ज़्यादा होगा, मान के चलो 12% होगा। तो ई को ये डर लग रहा है कि अगर कल को मैं गया, यानी कि 2 साल बाद मैं गया बैंक के पास, तो बैंक से जो लोन मिलेगा 1 लाख रुपीज़ का, वो 12% रेट पे मिलेगा। यानी कि मुझे 1 लाख रुपए वापस करने के साथ साथ 12,000 वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, और वो कॉन्ट्रैक्ट अगर 10% पे, जैसे बैंक ने रेट दिया कि 10% पे आप 2 साल बाद लोन लेके जाना, तो उसको खुशी हो गई कि चलो अच्छा है, 2,000 रुपये तो बचा लिया। यानी कि 10,000 इंटरेस्ट दूंगा, नहीं तो 12,000 देना पड़ता। ठीक है, तो ई को डर लग रहा था, इसलिए इसने ये सब किया। यानी कि ई को लग रहा था कि ये जो 10% है, ये जो 10% रेट बैंक ने दिया है, उससे ज़्यादा होगा मार्केट का इंटरेस्ट रेट। यानी कि अगर बैंक ने 10% का रेट दिया, इसका मतलब ये है कि अगर ई आज ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है 10% पे, तो कल को मार्केट का इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाए, 12% हो जाए, 13% हो जाए, 14% हो जाए, कुछ भी हो जाए, ई को तो 10% ही लौटाना है। यानी कि ई के मन में ये था कि ये अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने जा रहा हूँ, तो मैं तभी करने जाऊँ जब मुझे ये लगे कि जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट है वो 10% से ज़्यादा होगा, यानी कि जो बैंक का रेट है उससे ज़्यादा होगा। यानी ई मन में ये सोच रहा है कि जो बैंक का रेट है, मतलब बैंक का इंटरेस्ट रेट आने वाले 2 सालों के बाद वो 10% ज़्यादा होगा। पर बैंक को इसका उल्टा लग रहा है। बैंक को इसको उल्टा क्यों लग रहा है? बैंक को लग रहा है कि 10% से कम हो जाएगा इंटरेस्ट रेट। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई भी जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जो दो पार्टीज होती हैं ना, वो अपने अपने फ़ायदे का सोचती हैं, तभी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ई क्या फ़ायदे का सोच रहा था? ई ये सोच रहा था कि कल को अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट 10% से बढ़ गया, तो उसके जेब से इंटरेस्ट कॉस्ट सिर्फ 10% तक जाएगी, ज़्यादा इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं जाएगी। तो ई ये सोच रहा है कि उसने अपने पैसे बचा लिए। और बैंक क्या सोच रही है? बैंक ये सोच रही है कि 2 साल बाद इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे, मान के चलो 8% हो गया। तो बैंक ये सोच रही है कि कल जब हम लोन देने जाएं, तो मार्केट का इंटरेस्ट रेट 8% है, लेकिन आज हमारा एक बोरोवर ऐसा है ई, जो फंस जाएगा 10% के रेट पे। मतलब 2 साल बाद कोई फ्रेश लोन बैंक देगी, वो 8% पे देगी, लेकिन 2 साल बाद जब ई आएगा लोन लेने के लिए, तो उसे 10% चार्ज होगा, और ई कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि ई ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। तो बैंक वहाँ पे 2% एक्स्ट्रा कमा लेगी। यानी कि अगर ई ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता और 2 साल बाद आता, तो बैंक को 8% देना पड़ता लोन, लेकिन अभी बैंक 10% पे लोन देगी ई को,
तो बैंक अपना फ़ायदा सोच रही है कि 2% इस बोरोवर से कमाएंगे हम लोग। तो कुल मिला के ये हुआ कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है उसमें बैंक कुछ और सोच रही है, ई कुछ और सोच रहा है। बैंक अपने फ़ायदे का सोच रही है, ई अपने फ़ायदे का सोच रहा है। जब ऐसा होता है तभी कुछ कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो पाता है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो इंटरेस्ट रेट को लेके बना है, यानी कि 10%। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ इन लोगों के बीच 10% को लेके, इस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, विच इज इन द नेचर ऑफ फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट, यानी कि FRA। यानी कि यहाँ पे हमने मार्केट के इंटरेस्ट रेट को पकड़ा और उस पर कॉन्ट्रैक्ट किया, विच इज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इन द नेचर ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड विच इज नोन एज फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा गया, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट का पेपर है तो इसमें ये लिखा गया कि ई विल बोरो 1 लाख रुपीज फ्रॉम द बैंक आफ्टर 2 years फॉर 1 year एट द रेट 10%। तो दिस 10% इज द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट रेट, यानी कि FRA रेट। तो ये 10% जो इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है ना, 10%, जिसके बारे में ई सोच रहा है कि बढ़ जाएगा और जिसके बारे में बैंक सोच रहा है कि घट जाएगा, ये देखिए 10% कम होगा, 10% ज़्यादा होगा। तो जो 10% के बारे में पूरा डिस्कशन हो रहा है ना, ये 10% ही आपका डेरिवेटिव का रेट, यानी कि FRA का रेट। ठीक है। जब बोरोवर आते हैं बैंक के पास ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि बोरोवर को कुछ रिस्क लगता रहता है, यानी कि उसको लगता है कि मार्केट के इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, तो वो लोग जो पोजीशन लेते हैं उस पोजीशन कहते हैं कि ये लोग बाय कर रहे हैं FRA। T=0, यानी कि आज वो लोग FRA बाय कर रहे हैं। तो अगर कोई FRA बाय कर रहा है इसका मतलब वो बंदा बोरोवर होगा, तभी वो FRA बाय कर रहा है। तो ये जो कहानी हुई इसको कहते हैं बाय FRA। ठीक है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि अंडरलाइंग एसेट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स हैं और डेरिवेटिव जो बना वो है FRA कॉन्ट्रैक्ट, और 10% हमारा डेरिवेटिव यानी कि FRA का रेट है। चलो आगे क्या हुआ। आगे ये होने वाला है कि ईयर 2 के एंड में ई बैंक से पैसा लोन लेगा, यानी कि इसी को हम यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड कहेंगे, यानी कि T=M कहेंगे। और ईयर 3 के एंड में वो ई जो है वो रीपे कर देगा बैंक को। ठीक है, तो ई रीपे कर देगा ईयर 3 के एंड में। ईयर 2 के एंड में क्या हुआ, मार्केट का इंटरेस्ट रेट हो गया 12% और FRA किया हुआ है। तो मार्केट का इंटरेस्ट अगर 12% हो गया तो कौन जीत गया। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट को मैं बेटिंग का कॉन्ट्रैक्ट मानूं तो जीत गया कौन, यानी कि किसकी बात सच निकली। तो ई की बात सच निकली, मार्केट का इंटरेस्ट रेट 10% से ज़्यादा हो चुका है, यानी कि 12% हो चुका है। तो अब क्या होगा, तो अब ई सबसे पहले तो बैंक के पास जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 10% यानी कि FRA रेट पर लोन ले लेगा 1 लाख रुपए। अब क्या होगा, देन बोरोवर इज स्मार्ट। बोरोवर ये सोच रहा है कि क्यों ना इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया जाए। कौन सी सिचुएशन का, कि वो जीत गया इस FRA रेट को करके, थोड़ा फ़ायदा उठाते हैं। फ़ायदा ये उठाते हैं कि उसने एक F को पकड़ा जिसको भी 1 लाख रुपए चाहिए थे। उस F को इसने ये कहा कि भाई मैं तेरे को 1 लाख रुपए दे देता हूँ, तू मुझे 12% इंटरेस्ट रेट दे देना, यानी कि जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट चल रहा है ना वो दे देना। अब मार्केट में हर कोई 12% पे लोन दे रहा है, तो F भी मान गया कि ठीक है भाई तू भी मुझसे 12% ही चार्ज कर रहा है। लेकिन F को ये तो पता नहीं था कि ये जो 1 लाख रुपए ई लेके आया है ये बैंक से 10% के रेट पे लेके आया है, यानी कि FRA रेट पे लेके आया है। इसके बारे में F को नॉलेज नहीं थी। तो F को लगा कि अच्छी बात है, जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट है उससे वही चार्ज किया जा रहा है, तो वो मान गया, वो 1 लाख रुपए ले लिया और रेडी हो गया 12% इंटरेस्ट रेट देने के लिए ई को। फिर क्या होगा, यानी कि एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, यानी कि रीपेमेंट के टाइम पे क्या होगा, रीपेमेंट के टाइम पे बैंक बोलेगी ई को कि भैया लौटा मेरा 1 लाख रुपए और 10,000। तो ये बोला हाँ मैं देता हूँ। फिर ई ने F को फ़ोन लगाया कि भैया मेरा पैसा लौटा दे। तो सबसे पहले तो F जो है वो 1 लाख रुपीज़ प्रिंसिपल और 12,000 इंटरेस्ट। 12,000 क्यों, क्योंकि 12% पे इसने लोन लिया था F ने ई से। तो 1,12,000 ई को ला के दे देगा कि ये ले भाई ई। और फिर ई क्या करेगा, 1 लाख रुपए और 10,000, क्योंकि इसने 10% के रेट पे
लोन लिया है बैंक से FRA रेट के कारण, तो 1 लाख और 10,000 रुपये बैंक को लौटा देगा। इस बीच में अगर हम ई की सिचुएशन देखें तो ई ने प्रॉफिट कमा लिया, 1,12,000 उसको एफ से आए और 1,10,000 उसने बैंक को दिए, 2,000 वो कमा लिया। या फिर ये परसेंटेज से थ्रू आप कैलकुलेट करोगे तो 12% माइनस 10% के 2% कमा लिया 1 लाख रुपए के पीछे, यानी कि 2,000। तो इस तरीके से भी लोग फ़ायदा उठा सकते हैं FRA का, कि अगर उसको पैसों की ज़रूरत है तो कोई कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसकी पैसों की ज़रूरत नहीं है और उसने उस ट्रांजैक्शन को बेटिंग का ट्रांजैक्शन बना दिया कि अगर वो जीत गया तो फ़ायदा उठाना चाहता है, तो ये इस तरीके से फ़ायदा उठाया जा सकता है कि मार्केट का इंटरेस्ट रेट 12% हो गया है लेकिन FRA 10% पे किया गया है, तो 2,000 रुपये कैसे कमा लें। अब आगे क्या होगा? तो आगे ये होगा कि ईयर ज़ीरो अगर आप देखोगे, यानी कि FRA जो हुआ 10% पे, यानी कि बाय किया FRA ई ने T=0 पे, ईयर 1 ख़त्म हुआ, कुछ नहीं हुआ। ईयर 2 के एंड में यानी कि बोरो का टाइम आया, यानी कि मैच्योरिटी का टाइम आया, तो 12% रेट हो चुका है, यानी कि एट दिस स्टेज वी नो दैट ई हैज़ मेड प्रॉफिट, है ना। जब मार्केट का इंटरेस्ट रेट 12% हो गया तभी ई को पता चल गया था कि वो 2% कमा चुका है, यानी कि उसको कोई ना कोई बोरोवर तो मिल ही जाता जो 12% का लोन ले लेता उससे 1 लाख रुपए में, और 1 साल के बाद 12% के रेट से इंटरेस्ट दे देता। यहाँ पे एफ था, कोई और फंस जाता, जी फंस जाता, एच फंस जाता, कोई भी फंस जाता, क्योंकि मार्केट के इंटरेस्ट पे तो कोई भी लोन ले लेगा। तो ई को ये बात पता चल गई थी ईयर 2 के एंड में, यानी कि मैच्योरिटी वाले दिन ही, कि वो 2% कमा चुका है। यानी कि प्रॉफिट टू ई तो 2,000 रुपये है, वो कमा चुका है, रीपेमेंट वाले दिन कमाएगा, लेकिन उसको ये बात पता चल गया था ईयर 2 के एंड में। तो जिस दिन आप बैंक से बोरो किए पैसा, उसी दिन आपको समझ में आएगा कि आप 2,000 रुपये कमा चुके हो, लेकिन उस दिन नहीं कमाए, वो आने वाले 1 साल में कमाओगे। तो क्या किया जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाएगा इसी 2,000 का, यानी कि ईयर 3 के एंड में जो 2,000 रुपये इन्हें कमाए उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाएगा, और वो प्रेजेंट वैल्यू बैंक पे कर देगा ई को। तो 2,000 रुपये जो कमाई हुई है, किसकी कमाई हुई है? ई की कमाई हुई है, वो बैंक को लॉस होगा उतने का, तो बैंक वो लॉस का अमाउंट ई को पे कर देगा, यानी कि जो लॉस वाला पार्टी है, यानी कि बैंक, वो प्रॉफिट वाले पार्टी को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2,000 पे कर देगा। कब वो पे करेगा? तो T=टू मैच्योरिटी पे, यानी कि ईयर 2 के एंड में। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बैंक को भी इतना नॉलेज है कि ई ने कमा लिया, यानी कि ई बैट जीत गया, यानी कि बैंक बैट हार चुकी है, यानी कि बैंक को जो लग रहा था कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट 10% से नीचे जाएंगे, वो गलत साबित हो गया, इंटरेस्ट रेट तो 12% हो गया। तो बैंक ने बोला कि यार एक काम करते हैं, ई को बोला बैंक ने कि तुझे जो प्रॉफिट होने वाला है आज से 1 साल बाद 2,000 रुपये का, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के मैं आपको पैसा दे देता हूँ, बैंक कह रहा है ई को, तो इस मैटर को यहीं क्लोज कर देते हैं। ऐसा बैंक क्यों करना चाह रहा है? ऐसा बैंक इसलिए करना चाह रहा है क्योंकि नाउ बैंक कैन गिव 1 लाख रुपीज़ टू समवन एल्स एट द रेट 12% के मार्केट रेट, एंड द लॉस दैट विल बी बोर्न बाय द बैंक एट ईयर 3 का एंड इज पेड नाउ ओनली। अगर आप नोटिस करोगे तो बैंक को जो लॉस होगा 2,000 का, उतने का ही प्रॉफिट होगा ई को, बट ये लॉस जो है बैंक को कब हो रहा है? वो हो रहा है रीपेमेंट के टाइम, यानी कि ईयर 3 के एंड में। तो बैंक को जब ये पता है कि मुझे 1 साल बाद लॉस होने वाला है, क्यों ना इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाए और उस लॉस को आज ही बुक कर लिया जाए। इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि जो 1 लाख रुपए है वो हम किसी और को दे पाएंगे 12% के रेट पे, और सामने वाला 12% पे ले ही लेगा क्योंकि मार्केट का इंटरेस्ट रेट 12% है। तो जब बैंक वाला 12% के लोन सैंक्शन करेगा, यानी कि देगा, तो सामने वाला मान जाएगा कि कोई दिक्कत नहीं है, बैंक 12% पे दे रही है, मार्केट का इंटरेस्ट रेट ही है।
तो बैंक का जो 1 लाख रुपए है वो फ्री हो जाएगा। फ्री हो जाएगा मतलब अगर वो ईयर 2 के एंड में ई को दे देगा 1 लाख रुपए, फिर वो 1 लाख रुपए ई एफ को दे देगा, फिर 1 साल बाद एफ लौटाएगा ई को, फिर ई लौटाएगा बैंक को। ये झंझट से तो अच्छा है कि बैंक मान ले कि उसको लॉस हो चुका है और ई मान ले कि उसको प्रॉफिट हो चुका है, कि जितने का भी उसको प्रॉफिट हो चुका है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली जाए और आपस में इस मैटर को क्लोज कर दिया जाए, यानी कि सेटल कर दिया जाए। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी पढ़ाई है कि जब लॉस वाला पार्टी प्रॉफिट वाले पार्टी को पैसा दे देता है डिफरेंस अमाउंट, तो हम उसे कैश सेटलमेंट कहते हैं, है ना। जब भी आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना रहता है तो उसके मैंने दो तरीके बताए, एक होता है फिजिकल सेटलमेंट, एक होता है कैश सेटलमेंट। कैश सेटलमेंट में लॉस वाला पार्टी प्रॉफिट वाले पार्टी को पैसा दे देता है डिफरेंस अमाउंट। यहाँ पर भी वही हो रहा है कि लॉस वाला पार्टी यानी कि बैंक पैसा दे दे रहा है प्रॉफिट वाले पार्टी को यानी कि ई को। तो नोट एफ आर ए इज़ यूजली कैश सेटल्ड। तो ये सब काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो ई बोरोवर है, जो उसको 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी, वो उसको एक्चुअली में 1 लाख रुपए की ज़रूरत नहीं थी। वो ये एफ आर ए इंस्ट्रूमेंट को एज अ बेटिंग ट्रांजेक्शन की तरह ले रहा था और बैंक भी उसको बेटिंग ट्रांजेक्शन की तरह ट्रीट कर रही थी। ठीक है, इनके दोनों पार्टी कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे थे, इसलिए वो लोग आपस में इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट किए जहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स को अंडरलाइंग एसेट बनाया गया और उसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया गया जिसे हम एफ आर ए कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हमने एक लाइन कही थी कि ई फील्स दैट द इंटरेस्ट रेट विल राइज। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि हर कोई एफ आर ए बेटिंग के लिए नहीं करता, यानी कि कुछ जेन्युइन बोरोवर भी होते हैं जिनको पैसों की ज़रूरत होती है और वो इस चीज़ से बचना चाहते हैं कि कल को मार्केट का इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया तो बहुत सारा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इनके बहुत सारा एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा। तो जहाँ पे जब ई को फील हो रहा था इंटरेस्ट रेट राइज हो जाएगा, वैसा कोई दूसरा भी बोरोवर हो सकता है जिसको इस तरीके का रिस्क फील हो रहा हो, यानी कि रिस्क है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को यानी कि उस एफ आर ए को किस तरीके से ट्रीट करते हैं। यानी कि ई के पास ऑप्शन था कि या तो वो उसको बैटिंग की तरह ट्रीट करे जैसा कि उसने किया एफ को पकड़ के और उसको लोन देके, या तो उसके पास ऑप्शन था कि वो शांतिपूर्वक 1 लाख रुपए ले जाता और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर देता और घर में खुश हो जाता कि चलो मेरे कुछ पैसे बच गए जो शायद जा सकते थे, है ना। अगर वो 2 साल बाद लोन लेने जाता तो 12% रेट हो जाता तो उसको 12,000 देना पड़ता बैंक को, लेकिन अभी सिर्फ वो 10,000 दे के आ गया बैंक को तो 2,000 रुपये बचा लिया। तो अगर वो जेन्युइन बोरोवर होता, ई अगर जेन्युइन बोरोवर होता तो इस तरीके का ट्रांजैक्शन नहीं करता, यानी कि कैश सेटलमेंट वाली बातें नहीं करता, वो फिजिकल सेटलमेंट करता, यानी कि वो 1 लाख रुपए बैंक से लेके जाता और 10,000 रुपीज़ जो एफ आर ए का रेट है वो लौटा देता, चाहे मार्केट का इंटरेस्ट रेट कुछ भी चल रहा हो। बट उसने दिमाग लगाया और उसने कैश सेटलमेंट का रूट अपनाया। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई कैश सेटलमेंट करे। मैंने यहाँ पे जो नोट लिखा है वो लिखा है यूजुअली कैश सेटल। ज़रूरी नहीं है कि कैश सेटलमेंट करना हो, फिजिकल सेटलमेंट भी हो सकता है। और ऐसे केसेस में यानी कि इंटरेस्ट रेट के केस में फिजिकल सेटलमेंट का मतलब ये निकलेगा कि ई अगर अच्छा बोरोवर यानी कि जेन्युइन बोरोवर होता तो शांति से 1 लाख रुपए लेके जाता, अपने बिजनेस वगैरह में इस्तेमाल करता और 1 साल के बाद 1 लाख प्लस 10,000 रुपये यानी कि जो एफ आर ए का रेट है वो लौटा देता बैंक को। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि ई को फील हो रहा था इंटरेस्ट रेट राइज होगा यानी कि रिस्क है, यानी कि ई को एक्सपोजर है। एक्सपोजर का मतलब ये होता है कि आप कोई ना कोई लोन लेके रखे हो, यानी कि आपकी कोई ना कोई लाइबिलिटी है और आपको ये रिस्क है कि लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। इस केस में उसकी लाइबिलिटी थी लोन और उसका रिस्क था कि लोन के पीछे में जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाएगा। जब ऐसा कुछ केस होता है तब हम कहते हैं कि सामने वाले को एक्सपोजर है। एक बात का ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे जो भी हम इंटरेस्ट रेट्स की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम जो भी एक्सपोजर की बात करते हैं वो एक्सपोजर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। यानी कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। फ्लोटिंग का मतलब ये होता है कि बैंक अगर आपको आज लोन दे रही है
तो वो कह रहे हैं कि आज तो 8% अगर चल रहा है मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 8% पे लोन लेके जाओ। लेकिन अगर ये लोन 10 साल का है, तो हर साल या फिर बीच बीच में साल में भी जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा ना, उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर आज 8% चल रहा है, तो अभी आप 8% दे दो। एक साल बाद 10% हो जाएगा इंटरेस्ट रेट, तो 10% पे देना पड़ेगा। फिर उसके बाद 11% इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, तो 11% पे देना पड़ेगा। फिर मान के चलो उसके आगे साल में 9% हो गया या 7% हो गया, तो उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोटिंग है, यानी कि वो कुछ भी हो सकता है, यानी कि फ्लोटिंग है, बदल सकता है। ठीक है। और एक तरह के लोन होते हैं जो कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के होते हैं। यानी कि अगर 8% पे लोन दिया गया और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो हमेशा 8% ही रहेगा, चाहे मार्केट का इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो। बैंक आपसे सिर्फ 8% लोन पर इंटरेस्ट वसूलेगी। लेकिन फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है, जो भी मार्केट का इंटरेस्ट रेट उस समय चल रहा होगा ना, उसके हिसाब से बैंक आपसे इंटरेस्ट वसूलेगी। तो हम जब भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, हम मार्केट इंटरेस्ट रेट बोल रहे हैं, हम एक्सपोजर बोल रहे हैं, वो तभी होगा जब आपने फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लिया हो। तो फॉर दिस एक्सपोजर, यानी कि अगर आपने कोई लोन लेके रखा है, ही इज बाइंग FRA, दैट इज ही इज डूइंग अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि ऑलरेडी वो एक एक्शन ले चुका है, यानी कि वो एक ऑलरेडी एक लोन ले चुका है, और उस एक्शन के पीछे वो रिएक्शन कर रहा है, यानी कि वो हेजिंग कर रहा है। मैं इसको समझाता हूँ कि ऑलरेडी वो कुछ एक्शन कर चुका है, यानी कि वो ऑलरेडी कोई एक्सपोजर ले चुका है, यानी कि लोन ले चुका है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और अभी उस एक्शन पे उसको डर लग रहा है, यानी कि उसको रिस्क लग रहा है। ये देखिए, रिस्क लग रहा है। तो उस एक्शन को करने के कारण अब वो उस एक्शन का रिएक्शन दे रहा है। और ये रिएक्शन कैसे दे रहा है? डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट करके। और कौन सा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट? FRA करके, यानी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करके। ऐसे एक्शन पे कुछ रिएक्शन किया गया, यानी कि ऐसे एक्सपोजर पे कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किया गया, उस वर्ड को हम बोलते हैं कि इस बंदे ने हेजिंग कर ली। तो हेजिंग का मतलब होता है कि कोई बंदा रिएक्शन दे रहा है अपने एक्शन पे, यानी कि कोई बंदा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या दूसरे तरीके का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि उसको एक्सपोजर है। अगर एक्सपोजर है तभी आप हेजिंग करोगे, यानी कि अगर कोई एक्शन ले चुके हो तभी उसका कोई रिएक्शन दोगे। तो हेजिंग के साथ ये बात ध्यान रखना कि हेजिंग इज अ रिएक्शन in what form? In the form of doing a derivative contract, like in this case buying an FRA. And why he's doing a derivative contract? Because it is in the form of a reaction to the action, and kaun sa action? That he has already taken exposure, which is in our case he is already taken a loan at a floating rate of interest. तो हेजिंग एक तरीके का रिएक्शन होता है आपके एक्शन पे। आपका एक्शन होता है एक्सपोजर, और आपका रिएक्शन होता है, यानी कि हेजिंग होती है बाय करना FRA या फिर कोई भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट करना। अब ये हेजिंग कैसे की जाएगी, और क्या ये हेजिंग सिर्फ बोरोवर करेगा या इन्वेस्टर भी कर सकता है, ये सारी बातें हम अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हेजिंग देख लेते हैं। हेजिंग हेजिंग के का मतलब क्या होता है? हेजिंग का मतलब होता है कि आपका एक्सपोजर किया हुआ है। एक्सपोजर का मतलब कि आपको रिस्क है कि आपकी जो लायबिलिटी है वो बढ़ सकती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई लोन ले लिया है, ठीक है, फ्लोटिंग रेट पे लोन लिया है। फ्लोटिंग का मतलब होता है कि बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स पे नहीं लिया है, फ्लोटिंग पे लिया है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो आपको रिस्क है कि अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ गया, यानी कि आपको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा अपने लोन पे, तो आपको रिस्क है कि आपकी लायबिलिटी बढ़ सकती है। तो जहाँ पर भी आपकी लायबिलिटी बढ़ सकती है उसका रिस्क होता है ना, उसे कहा जाता है कि आपको एक्सपोजर है, यू आर एक्सपोज टू सम रिस्क। नाउ डूइंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट टू डिक्रीज दैट एक्सपोजर। हेजिंग का बेसिकली जो आप टर्मिनोलॉजी सुनते हैं, हेजिंग करना है, हेज कर लेना है, हेज फंड सुनते हैं, सो हेजिंग का क्या मतलब है? हेजिंग का मतलब ये है कि आप एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो जिससे आप अपने एक्सपोजर को कम करना चाहते हो, यानी कि आप अपने रिस्क कि आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी उसको आपको कम करना है। सो नाउ यू आर डूइंग दिस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट टू डिक्रीज दैट एक्सपोजर। नाउ ये बेस को आप संभाल के रखिएगा क्योंकि आने वाले डिस्कशन में ये काम आने वाला है। नाउ एक हेजर है, ठीक है, एक बंदा है जिसको एक्सपोज है, वो किसी रिस्क है, तो हेजिंग करना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे एक एग्जांपल लेता, मैंने लोन ले रखा है, मतलब मैं एक बोरोवर हुआ,
ठीक है, पहले बोरोवर डिस्कस करेंगे फिर इन्वेस्टर डिस्कस करेंगे। तो मैं एक बोरोवर हुआ, मैंने कोई लोन ले रखा है, अब मुझे लग रहा है कि उस पर इंटरेस्ट बढ़ सकता है। सो माई एक्सपोजर दैट आई हैव बोरोड एनी अमाउंट, आई हैव टू रीपे दैट अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। सो आई हैव अ रिस्क दैट द इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज। ये कौन से बोरोवर्स के लिए है? ये ऐसे बोरोवर्स के लिए है जो फ्लोटिंग रेट पे लोन लिए हैं। मतलब बैंक से जब लोन लेने गए तो बैंक ने बोला कि हम फ्लोटिंग रेट पे आपको लोन देंगे। इसका मतलब कि अगर आज उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% चल रहा है, यानी कि 8%, तो कल को वो 9% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 11% भी हो सकता है, या फिर 8 के नीचे जा सकता है, 7%, 6%, 6.5%, वॉट एवर। मतलब फ्लोटिंग रेट है, कल का नहीं पता कि कल वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो तब उस बंदे को, यानी कि उस बोरोवर को रिस्क है कि उसको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। जी हाँ, तो वो उसको रिस्क है कि इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट का रेट बढ़ जाएगा मार्केट में। तो बोरोवर जिसका रिस्क है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, वो बाय कर लेगा एफआरए। एफआरए हम डिस्कस कर चुके हैं, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट। फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट ऐसे अग्रीमेंट होते हैं जो कि इंटरेस्ट रेट्स पर किए जाते हैं, यानी कि ऐसा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऐसा फॉरवर्ड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे अंडरलाइंग एसेट इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। ठीक है, तो हम बाय कर लेंगे एफआरए टी इजिकल टू जीरो में। इसमें नोट आपको मैंने लिखा हो कि टी इजिकल टू जीरो पे जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वो यूजलेस है। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में अगर आपको डेटा दिया है कि आज मार्केट का इंटरेस्ट रेट, जिस दिन वो बोरो करने गया, लोन बोरो करने गया, यानी कि एफआरए करने गया, जिस दिन वो बाय करने गया एफआरए, उस दिन मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% चल रहा था। उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि जो बाद में इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, यानी कि एफआरए की एक्सपायरी के समय, यानी कि इंटरेस्ट जब मुझे पे करना पड़ेगा, तब का इंटरेस्ट रेट, यानी कि टी इजकल टू एम, मैच्योरिटी के इंटरेस्ट रेट से हमको मतलब है, क्योंकि उस टी इजकल टू मैच्योरिटी का जो इंटरेस्ट रेट है उससे डर लग रहा है बोरोवर को। टी इजिकल टू जीरो के इंटरेस्ट रेट से बोरोवर को डर नहीं लग रहा। उसको डर लग रहा है कि कल को जाके, यानी कि मैच्योरिटी, यानी कि टी इजकल टू एम, यानी कि जब इंटरेस्ट पेमेंट की बारी आएगी तब जो इंटरेस्ट रेट होगा ना वो बढ़ चुका होगा। उसको वो रिस्क लग रहा है बोरोवर को। तो वो क्या रिस्क लेके बैठा हुआ है कि वो तब बढ़ जाएगा, टी इजल टू एम का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो उसके लिए वो एफआरए करने जा रहा है। तो जब हम कंपेयर करेंगे मैच्योरिटी के समय में एफआरए के रेट को, तो हम कंपेयर करेंगे इंटरेस्ट रेट जो कि मैच्योरिटी के समय चल रहा था उससे कंपेयर करेंगे कि हमको प्रॉफिट हुआ एफआरए करके या लॉस हुआ एफआरए करके। ये बात प्लीज़ समझिएगा दोस्तों, बहुत छोटी सी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में अगर आपको डेटा में दिया हुआ है कि टी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि प्रेजेंट, यानी कि आज मार्केट का इंटरेस्ट रेट 10% चल रहा है, वो आपके लिए यूजलेस है। आपके लिए यूज़फुल क्या है? आपके लिए यूज़फुल है कि जो मैच्योरिटी होने वाली, यानी कि टी इज़ल टू एम में जो एफआरए का रेट होने वाला है, वो तो आपको पता है 10% है या 12% में अगर आपने एफआरए किया है तो आपको एफआरए का रेट तो 12% पता है, यानी कि ये रेट पता है 12% मान के चलो। इसको कंपेयर किससे करोगे? कंपेयर आज का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, यानी कि टी इज़ल टू जीरो का इंटरेस्ट रेट, उससे कंपेयर नहीं करोगे। टी इज इक्वल टू एम, यानी कि पेमेंट की डेट, इंटरेस्ट पेमेंट की डेट, यानी कि मैच्योरिटी की डेट, उस दिन जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उस पर आप उससे कंपेयर करोगे एफआरए को। ठीक है, समझ गए सर? तो टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी का इंटरेस्ट रेट मान के चलो बढ़ गया, एफआरए आपने कर रखा था लेकिन एफआरए से भी बढ़ गया, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट कैसे होगा देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप निकाल लेते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट क्या रहेगी? टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी पे जो आपका इंटरेस्ट रेट चल रहा है, मान के चलो ये 13% हो गया, तो आप जो बैंक से लोन लिए होगे वो 13% में तो आप ब्याज पे करोगे 13% मल्टीप्लाई बाय बोरोइंग अमाउंट मल्टीप्लाई बाय एन अपॉन 12, इस फॉर्मूले से आपका आ जाएगा इंटरेस्ट कॉस्ट। लेकिन प्रॉफिट आपको कितना होगा एफआरए पे? प्रॉफिट आपको हो जाएगा इंटरेस्ट रेट जो चलता है 13% माइनस कर दोगे एफआरए, यानी कि 12%, यानी कि 1% का आपको फायदा हो जाएगा। तो 1% का प्रॉफिट आपको हो जाएगा इंटू बोरिंग अमाउंट इंटू एन बाय 12। सो जो आपने नेट पे किया वो कितना पे किया होगा? 13% बैंक को पे किया, 1% प्रॉफिट हो गया, यानी कि नेट आपका 12% ही गया जेब से। तो एफआरए का जो रेट था 12%, उस पर आपका एक तरह से आपका पैसा गया, नेट कॉस्ट लगी। तो आपकी जो नेट कॉस्ट आएगी वो होगी इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस कर देंगे प्रॉफिट ऑन एफआरए। समझ में आया दोस्तों? तो जब एफआरए किया जाता है तो अगर पहला केस है इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया होगा एफआरए पे, तो वही रिस्क लग रहा था बोरोवर को, इसलिए तो वो हेजिंग करने गया, इसलिए तो वो एफआरए बाय करने गया। तो उसने इंटरेस्ट कॉस्ट तो 13% में बैंक को पे किया ही किया बढ़ चुके वाले रेट पे, लेकिन उसको 1% मिल जाएगा प्रॉफिट ऑन एफआरए करके। तो आपका नेट कॉस्ट आ गया इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस प्रॉफिट ऑन एफआरए। ना इसी केस में देखते हैं कि सिंस एफआरए इज यूजुअली कैश सेटल्ड,
तो कैश सेटलमेंट में हमने देखा था कि बाद में जो आपको प्रॉफिट होने वाला है, प्रॉफिट ऑन एफआरए, जो मैच्योरिटी के समय, उसको हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं उसकी, और वो प्रेजेंट वैल्यू आपस में जिसको लॉस हुआ है वो प्रॉफिट वाले को दे देगा। वो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है? वो निकलती है प्रॉफिट ऑन एफआरए डिवाइडेड बाय 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट। जो मैच्योरिटी के समय चल रहा था वो पीरियोडिक आपको लेना है। मतलब अगर आपको इंटरेस्ट रेट पर एनम दिया हो, मतलब साल भर का 12 महीने का दिया हो, तो आपको उसको पीरियोडिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपका जो क्वेश्चन का डेटा के हिसाब से, कि 6 महीने का ड्यूरेशन है, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है या 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, एफआरए कॉन्ट्रैक्ट, उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट लेना पड़ेगा, मैच्योरिटी वाला, T/M वाला। तो आप प्रेजेंट वैल्यू उसके निकाल लेंगे, और वही जो प्रेजेंट वैल्यू है वो लॉस जिसको हुआ है वो प्रॉफिट वाले को दे देगा। कैश सेटलमेंट है एफआरए में। अब डिस्कस करते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया, एफआरए परसेंटेज, इंटरेस्ट रेट जो मैच्योरिटी के समय चल रहा था, तो आपको जो इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगी, फॉर एग्जांपल ये 10% है और ये 12% है, मतलब आपको लग रहा था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, बट इंटरेस्ट रेट बढ़े नहीं, वो गिर गए। यानी कि आपको जो रिस्क हो रहा था वैसा हुआ ही नहीं, जो होना था आपके फेवर में हो गया। तो एफआरए आपने फालतू किया। तो आपको जो इंटरेस्ट कॉस्ट पटाना है वो है 10% के रेट से, आप बोरिंग अमाउंट इंटू n/12 से कर देंगे। बट आपको अभी एफआरए करके उल्टा लॉस हो गया। 12% अगर आपको पे करना पड़ गया, 10% आप पे कर सकते थे अगर आप रिस्की फील नहीं कर रहे होते, तो 2% आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया लॉस ऑन एफआरए के चक्कर में। तो 12 माइनस 10, 2% इंटू बोरिंग अमाउंट इंटू n/12। सो नेट कॉस्ट आपको जाएगी इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस लॉस ऑन एफआरए। यानी कि 10% हमने बैंक को पे किया, 2% एफआरए जिसके साथ किया था उसको पे किया। तो एफआरए करने से हमको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि चाहे इंटरेस्ट रेट बढ़े, चाहे इंटरेस्ट रेट गिरे, मेरे घर से तो जो मैंने जिस रेट पे एफआरए किया है वही जाना है। आप अगर रिकॉल करें तो प्रॉफिट ऑन एफआरए के केस में क्या हुआ था, 13% मैंने पे किया बैंक को, 1% मुझे प्रॉफिट हो गया, प्रेजेंट वैल्यू निकाली और मुझे पे कर दिया गया, तो 1% मुझे प्रॉफिट हो गया, तो मेरे घर से तो सिर्फ 12% ही गए। जी हाँ। दूसरे केस में बैंक को मैंने 10% पे किया, एफआरए में जो लॉस हुआ वो 2% मैंने पे किया सामने वाली पार्टी को, नेट तो मेरे घर से 12% ही गए। सो एफआरए करने पे एक हेजिंग कैसे हो जाती है, हेजिंग ऐसे हो जाती है कि एक पर्टिकुलर कैश का आउटफ्लो आप डिसाइड कर लेते हो कि यार अगर एफआरए में 12% में करने जा रहा हूँ, यानी कि हेजिंग करने जा रहा हूँ, सो कल को मार्केट का इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो जाए ना, मेरे घर से 12% ही जाना है, चाहे मुझे प्रॉफिट हो एफआरए पे चाहे लॉस हो एफआरए पे, नेट तो मेरे घर से 12% ही जाएंगे। इसी कहते हैं हेजिंग। इससे क्या हुआ, सामने वाले ने ये डिसाइड ही कर लिया, यानी कि मन में उसको पता चल गया कि 12% इसके घर से जाएगा मैच्योरिटी के समय में। इसमें भी वही करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, लॉस ऑन एफआरए डिवाइड बाय 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट, T/M मैच्योरिटी वाला, लॉस वाला बंदा दे देगा प्रॉफिट वाले बंदे को। ठीक है। अब जो मैंने अभी आपको डेटा वर्बली बताया था उसका मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि पीरियड अगर आपको 1 ईयर का दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट T/0 में 11% चल रहा था, वो आपके लिए यूजलेस है। एफआरए का रेट 10% है। अगर एक साल के बाद इंटरेस्ट रेट T/0 मैच्योरिटी वाला 12% हो गया, तो इंटरेस्ट कॉस्ट आपको 12% पे लगेगा, प्रॉफिट आपको एफआरए पे 2% हो जाएगा। तो 12% हमने पे किया, 2% प्रॉफिट हो गया, तो घर से 10% ही गए, नेट कॉस्ट 10%। अगर एक साल के बाद इंटरेस्ट रेट 9% हो गया ना, तो इंटरेस्ट तो आप पे करोगे 9% पे, लेकिन एफआरए पे आपको लॉस हो जाएगा 1% का, तो नेट कॉस्ट 10%। तो दोनों केसेस में आपके घर से 10% ही जाएंगे। अब जो दूसरा केस है, यानी कि जब हेजर इन्वेस्टर है, उसके लिए मैंने क्या बनाया है देखते हैं, चलिए। मैं ये कह रहा था कि इन्वेस्टर अगर हेजर है, यानी कि उसने कुछ इन्वेस्ट करके रखा है पैसा। देखिए, अगर मैं किसी से लोन लेता हूँ तो मुझे डर रहता है कि मुझे उस पर ब्याज जो पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, उसका रेट बढ़ जाएगा। मान के चलो मैंने किसी को लोन दिया, मैंने किसी को लोन दिया तो मेरे लिए वो इन्वेस्टमेंट है, या फिर मैंने कहीं दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, जहां से मुझे फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है, फिक्स नहीं, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। अब मेरे को डर है कि कल को मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे तो मुझे कम पैसे मिलेंगे। आदमी क्या है ना, कमाई जो होती है इन्वेस्टमेंट में, जो इंटरेस्ट रेट वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है, और जब बोरो करता है तो सस्ते से सस्ता लोन चाहता है, यानी कि कम इंटरेस्ट रेट वाला लोन चाहता है। और जब इन्वेस्टमेंट करने जाता है मार्केट में तो चाहता है कि बेस्ट से बेस्ट आदमी को दे पाऊँ, जिससे जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट कमा पाऊँ और मेरे घर से कम इंटरेस्ट जाए।
मेंटेलिटी आदमी की ऐसी होती है, अगर वो बोरोवर एंड से सोचता है, अगर वो कुछ बोरो करता है तो चाहता है कि इंटरेस्ट रेट कम से कम जाए मेरे घर से, और अगर इन्वेस्टर होता है यानी कि कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा होता है तो चाहता है कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा है, मतलब इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ते जाए। तो उसका एक्सपोजर है कि उसने जो इन्वेस्ट कर रखा है अमाउंट, तो रिस्क उसका कि इंटरेस्ट रेट गिर जाएंगे। चलिए देखते हैं इन्वेस्टर के एंगल से हेजिंग कैसे होगी। तो यहाँ हमारा यहाँ पे हेजर जो है वो इन्वेस्टर है, जो कि उसको रिस्क है कि इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा तो वो सेल करेगा एफ आर ए टी इजिकल टू जीरो पे। अब मैच्योरिटी के समय अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, अगर इस केस में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, एफ आर ए से ऊपर हो जाएंगे, उसको लॉस हो जाएगा एफ आर ए पे, इंटरेस्ट रेट माइनस एफ आर ए इंटू इन्वेस्टेड अमाउंट इंटू एन बाय 12। लेकिन उसको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आना है वो तो आएगा ही आएगा इंटरेस्ट रेट के ऊपर में, इंटरेस्ट रेट इजिकल टू मैच्योरिटी के ऊपर में इन्वेस्टेड अमाउंट से मल्टीप्लाई करोगे इंटू एन बाय 12। ठीक है, इसमें आपकी जो नेट इनकम होगी वो 2 - 1, यानी कि जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसमें से माइनस कर दोगे लॉस ऑन एफ आर ए, तो आपको नेट इनकम हो जाएगी। अगर मान के चलो मैच्योरिटी में दूसरा केस होता है, इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं एफ आर ए से, तो आपको प्रॉफिट ऑन एफ आर ए होगा। प्रॉफिट ऑन एफ आर ए विल बी एफ आर ए माइनस इंटरेस्ट रेट इंटू इन्वेस्टमेंट अमाउंट इंटू एन बाय 12, और यहाँ पे आपकी नेट इनकम होगी 2 + 3। ऐसे क्वेश्चंस में आपको एनुअल रिटर्न भी मांगते हैं, एनुअल रिटर्न का परसेंटेज निकलता है नेट इनकम, नेट इनकम मतलब ये, इस केस में ये और इस केस में ये, से डिवाइड कर दोगे आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपको एनुअल रिटर्न आ जाएगा, एनुअल रिटर्न। तो जैसा कि हमने देखा कि अगर इन्वेस्टर को हेजिंग करनी है, यानी कि वो क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि उसको एक फिक्स रेट ऑफ इनकम मिल जाए, मतलब कल को मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर भी जाए ना तो भी उसको घर में उतना ही पैसा आए जितना वो चाहता है। यानी कि अगर उसने यहाँ पर एफ आर ए किया हो 13% पे, इन्वेस्टर ने एफ आर ए किया 13% पे, तो अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट 15% भी हो गया ना तो भी उसके घर में 13% ही आएगा। अगर मार्केट में 9% इंटरेस्ट रेट हो गया ना तो भी उसके घर में 13% ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि बोरोवर किस तरीके से इंटरेस्ट पे करेगा और किस तरीके से प्रॉफिट या लॉस रहेगा उसका एफ आर ए में, और इन्वेस्टर भी अपना एक्सपोजर किस तरीके से हेज कर सकता है वो भी हमने देख लिया। अब एक वर्ड आता है सेटलमेंट अमाउंट। इसका मतलब ये होता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट और एफ आर ए निकालना, या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लॉस ऑन एफ आर ए निकालना। तो हमने देखा ई और बैंक के बीच में कि बैंक ने ई को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2000 पे कर दिया था और कैश सेटलमेंट कर लिया था। तो यानी कि एक तरीके से सेटलमेंट अमाउंट क्या हो गया, सेटलमेंट अमाउंट हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2000, और वहाँ पे 2000 क्या था, प्रॉफिट ऑन एफ आर ए था जो ई को हुआ था। तो सेटलमेंट अमाउंट का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू निकालना, या तो प्रॉफिट ऑन एफ आर ए का या फिर लॉस ऑन एफ आर ए का। चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। मैसेज पार्कर एंड कंपनी is contemplating to borrow an amount of 60 crores for a period of 3 months in the coming 6 months time from now। तो मैसेज पार्कर एंड कंपनी है, वो आने वाले 6 महीने में, यानी कि आने वाले 6 महीने बाद 3 महीने के लिए 60 करोड़ का लोन लेना चाहती है, यानी कि बोरो करना चाहती है। द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम। तो अभी मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 9% है, बट इट मे गो अप इन 6 months टाइम। द कंपनी वॉन्ट्स टू hedge itself against द likely increase in the interest rate। कंपनी जो है वो हेजिंग करना चाहती है, यानी अपने आप को सेफ गार्ड करना चाहते हैं। सेफ गार्ड किस बात से करना चाहते हैं कि अगर कल को मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। द कंपनीज बैंकर्स कोटेड एन एफ आर ए फॉरवर्ड अग्रीमेंट एट 9.3% पर एनम। वॉट इज दिस 9.3% पर एनम? दिस इज द डेरिवेटिव रेट, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट तैयार हुआ बैंक के बीच में और पार्कर एंड कंपनी के बीच में, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में क्या लिखा हुआ है, 9.3% पर एनम, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट का रेट है, यानी कि एफ आर ए का रेट है, यानी कि डेरिवेटिव का रेट है। वॉट विल बी द फाइनल सेटलमेंट अमाउंट
इफ़ द एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 6 मंथ्स हैपन टू बी, पहला केस 9.6% पर एनम, दूसरा केस 8.80% पर एनम। तो हमें फाइनल सेटलमेंट अमाउंट निकालना है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, या तो प्रॉफिट ऑन एफआरए या लॉस ऑन एफआरए, और एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 6 मंथ्स के दिए हुए हैं। तो इस बात का हमको ये ध्यान रखना है कि आफ्टर 6 मंथ्स यानी कि टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी। मैंने बताया था कि जब बोरो का टाइम आता है वही मैच्योरिटी का समय होता है। तो हमारे केस में यहाँ पे बोरो कब करने जाएगा पार्कर एंड कंपनी, तो 6 महीने बाद। तो 6 महीने बाद का जो समय है उसको हम कहेंगे टी इज इक्वल टू एम, यानी कि टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी। और आज यानी कि टी इज इक्वल टू 0 में जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो यूजलेस है, यानी कि जो 9% दिया हुआ है कि करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये पूरी तरीके से यूजलेस है। हमें इसका कोई डर नहीं लग रहा, हमें इसका कोई काम नहीं है। हमें डर लग रहा है कि टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी यानी कि 6 महीने बाद मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है और हम हेजिंग करना चाहते हैं। और हेजिंग का मतलब क्या हो गया? हेजिंग का मतलब हो गया कि हम रिएक्शन देना चाहते हैं, यानी कि हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। और हमारे केस में कौन सा डेरिवेटिव करेंगे? तो हम एफआरए वाला डेरिवेटिव करेंगे। तो मेरा अंडरलाइंग एसेट है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, डेरिवेटिव है एफआरए। मैं हेजर तो हूँ, लेकिन मैं हेजर बोरोवर की नेचर का हूँ। हेजर दो तरीके से हो सकते हैं, या तो वो बोरोवर होगा या तो वो इन्वेस्टर होगा। हमारे केस में पार्कर एंड कंपनी बोरोवर है। तो क्या हुआ? तो ये हुआ कि पार्कर एंड कंपनी और बैंक के बीच में एक रेड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एफआरए कॉन्ट्रैक्ट। और इसके अंदर में, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है तो बहुत सारी बातें लिखी हैं, और कहीं पर 9.3% पर एनम की बात लिखी हुई है। तो ये जो 9.3% है ये एफआरए का रेट है। ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो पाया? ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए हो पाया क्योंकि पार्कर एंड कंपनी को लग रहा था कि जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट आने वाले 6 महीने में होने वाला है वो 9.3% से ज़्यादा होगा, इसलिए एफआरए कर लेते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं। पर बैंक कुछ और सोच रहा है, बैंक सोचा है कि 9.3% से नीचे होगा। तो दोनों अपना अपना फ़ायदा सोच रहे हैं। इसका मतलब ये निकला कि टी इज इक्वल टू 0 पे आज एफआरए हो चुका है, यानी कि दोनों पार्टीज आए, पार्कर एंड कंपनी आया और बैंक आया, दोनों ने पीस ऑफ पेपर में साइन किया और अपने अपने घर चले गए। तो 0 पीरियड में इन लोगों ने एफआरए कर लिया। 6 महीने बाद जब बोरो का टाइम आया, तो बोरो के टाइम में एक 6 मंथ एंड मार्केट का इंटरेस्ट रेट यानी कि मैच्योरिटी के समय क्वेश्चन कह रहा है या तो 9.6% हुआ या तो 8.8% हुआ। ठीक है, अब मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूँ। टर्मिनोलॉजी है 6/9 एफआरए। 6/9 एफआरए का मतलब ये होता है कि आने वाले 6 महीने में आप बोरो करोगे, यानी कि 6 मंथ के एंड में बोरो करोगे, और 9 - 6 विच इज़ 3 महीने बाद आप रीपे कर दोगे। तो जब भी आप 6/9 एफआरए यानी कि 6/9 वर्ड सुनेंगे, इसका मतलब ये निकलेगा कि 6 महीने बाद आप बोरो करोगे और 9 - 6 यानी कि आने वाले 3 महीने बाद आप रीपे कर दोगे। तो टोटल पीरियड 9 महीने का हो गया। ठीक है, तो मैं समराइज़ करता हूँ कि मेरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड 9 महीने का है, जिसमें पहले 6 महीने बाद मैं आऊँगा और बोरो करके जाऊँगा और पैसा लौटा दूंगा आने वाले 3 महीने में। तो मेरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 9 मंथ्स, जिसमें से फर्स्ट 6 मंथ बाय बोरो किए और बाकी 3 मंथ्स एंड होने पे रीपे कर दिए। तो उसे हम कहते हैं 6/9 एफआरए। अगर यहाँ पे 6/9 एफआरए की जगह मैं लिख देता 3/5 एफआरए, तो 3/5 का क्या मतलब हुआ कि 3 महीने बाद आऊँगा, 2 महीने के लिए लोन लूँगा और दूसरे महीने के एंड में, यानी कि पूरे के पूरे 5वें महीने के एंड में वापसी कर दूंगा। तो 3 का मतलब है बोरो का समय, और 5 - 3 विच इज़ 2 वो रीपे का समय। तो पीरियड हो गया 3 महीना। अब जैसा कि क्वेश्चन कह रहा था कि पहला केस डिस्कस करो कि मैच्योरिटी के समय 9.6% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे मार्केट का इंटरेस्ट रेट 9.6% यानी कि मैच्योरिटी के समय वाला, और एफआरए का रेट टी इज इक्वल टू 0 और टी इज इक्वल टू एम दोनों बोल सकते हैं। क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में मैंने बार बार ये चीज़ कही है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के केस में रीप्राइसिंग या मार्क टू मार्केट नहीं किया जाता। इसका मतलब टी इज इक्वल टू 0 में जो आपका एक्चुअल फॉरवर्ड का रेट है यानी कि एफआरए रेट है, वही मैच्योरिटी के समय भी एफआरए रेट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि रीप्राइसिंग नहीं की जा सकती। तो एक्चुअल एफआरए का रेट अगर 9.3% पर एनम है
तो उसे मैं t=0 में भी वही कहूँगा और मैच्योरिटी में भी वही कहूँगा। अब 9.6% बाद का हो गया, यानी कि 6 महीने बाद 9.6% पर एनम हो गया। तो कौन जीत गया, यानी कि किसकी बात सच निकली? तो बोरोवर की बात सच निकली कि 9.3% से मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है, तो उसे प्रॉफिट हो जाएगा। पार्कर एंड कंपनी को कितना प्रॉफिट हो जाएगा? तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इंटरेस्ट रेट पर एनम t मैच्योरिटी वाला माइनस FRA का रेट पर एनम इंटू नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट। नोशनल इसलिए मैंने लिखा क्योंकि FRA दो तरीके के लोग कर सकते हैं, एक एक्चुअल यानी कि जेन्युइन बोरोवर और दूसरे नॉन जेन्युइन बोरोवर। तो जो जेन्युइन बोरोवर होगा उसको तो लोन चाहिए, तो उसके लिए वो प्रिंसिपल अमाउंट जेन्युइन प्रिंसिपल अमाउंट होगा। लेकिन जो नॉन जेन्युइन बोरोवर है, यानी कि जिसको डिफरेंस कमाना है, यानी कि कैश से सेटलमेंट करना है, वो तो इस प्रिंसिपल अमाउंट को नोशनल समझेगा क्योंकि उसको लोन से कोई मतलब नहीं है, उसको उस डिफरेंस से मतलब है। बट वो जो डिफरेंस कैलकुलेट होगा उसके लिए अपने को कोई प्रिंसिपल अमाउंट बीच में लाके रखना पड़ेगा। तो जो बीच में लाके हमने रखा है वो नोशनल है, वो रियल नहीं है। तो चाहे जेन्युइन बोरोवर हो चाहे नॉन जेन्युइन बोरोवर हो, प्रिंसिपल अमाउंट तो चाहिए ही, यानी कि जेन्युइन प्रिंसिपल अमाउंट या फिर नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट। तो फॉर्मूला में इसलिए मैंने नोशनल वर्ड लिखा है, यानी कि आर्टिफिशियल प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय n/12। तो ये मेरा t होगा और n मेरा बोरिंग पीरियड है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 9.6% पर एनम माइनस 9.3% पर एनम इंटू 60 करोड़ इंटू 3/12 ईयर्स। तो आपने देखा होगा कि मुझे आदत रही है कि मैं परसेंटेज को यानी कि रेट को कन्वर्ट करते आया हूँ टी के हिसाब से। तो अगर टी मंथ्स में है तो रेट पर मंथ निकालते आया हूँ, लेकिन इसका उल्टा भी कर सकते हैं, यानी कि मैं टी को कन्वर्ट कर सकता हूँ ईयर्स में और रेट को पर एनम रहने दूँ। यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही किया है कि रेट को साल भर का यानी कि पर एनम रहने दिया और यहाँ पे मैंने टी को ईयर्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 3 महीने को हम बोल सकते हैं 3/12 ईयर्स। कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 0.045 करोड़, यानी कि 4,50,000। ये 4,50,000 तो पीरियड एंड पे खड़ा है, पीरियड एंड यानी कि रीपेमेंट के समय पे खड़ा है। जो प्रॉफिट है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाएगी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट टू पार्कर एंड कंपनी रहेगा प्रॉफिट ऑन दी FRA अपॉन 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट एट दी पीरियड एंड, यानी कि 0.045 करोड़ अपॉन 1 प्लस 9.6% पर एनम जो कि बाद का मार्केट का इंटरेस्ट रेट है इंटू 3/12। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा रुपीज़ 0.0439453 करोड़। तो इसको हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा रुपीज़ 439,453। कुल मिला के ये हुआ कि आज t=0 में FRA कॉन्ट्रैक्ट हुआ 9.3% के रेट से। 6 महीने बाद जब बोरो का समय आया तो मार्केट का इंटरेस्ट रेट हो गया 9.6%, यानी कि पार्कर एंड कंपनी को प्रॉफिट हो गया। तो पार्कर एंड कंपनी बोली कि चलो इसको कैश से सेटल करते हैं, और अगर कैश सेटल करना है तो जो प्रॉफिट हुआ है जो रीपेमेंट के पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़ा है विच इज़ 4,50,000, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं विच इज़ 439,453, और ये बैंक दे देगी, यानी कि जिसको लॉस हुआ वो दे देगी प्रॉफिट वाले पार्टी को विच इज़ पार्कर एंड कंपनी। तो पार्कर एंड कंपनी को बैंक दे देगी 4,39,453 क्योंकि पार्कर एंड कंपनी ने कैश सेटलमेंट अपनाया और बेट जीत गया। अब दूसरा केस देखेंगे। दूसरा केस यानी कि अगर 8.8% पर एनम हो गया, अगर 8.8% पर एनम हो गया तो कौन जीता, यानी कि किसकी बात सच निकली? तो बैंक की बात सच निकली कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट 9.3% से कम हो चुका है। अब लॉस हो जाएगा पार्कर एंड कंपनी को, यानी कि प्रॉफिट हो जाएगा बैंक को, यानी कि मैच्योरिटी के समय जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है और FRA रेट ज़्यादा है। तो 8.8% इज़ लेस देन 9.3%। अब 8.8% के रेट से लॉस निकाला जाएगा, तो लॉस में FRA रेट माइनस इंटरेस्ट रेट इंटू नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट इंटू n/12। तो 9.3% पर एनम माइनस 8.8% पर एनम इंटू 60 करोड़ इंटू 3/12 ईयर्स।
यानी कि आ जाएगा 7,50,000। इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाएगा, विच इज़ लॉस ऑन FRA अपॉन 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट एट पीरियड एंड, विच इज़ 0.075 करोड़ अपॉन 1 प्लस 8.8% पर एनम इंटू 3/12। सॉल्व करेंगे तो आएगा 733,855। पार्कर एंड कंपनी यानी कि जिसको लॉस हुआ, जो बेट हार गया, वो प्रॉफिट वाले कंपनी को दे देगा, यानी कि बैंक को दे देगा, यानी कि कैश सेटलमेंट कर लेगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है हेजिंग का, और ये एक तरीके से FRA फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट का बेसिक्स भी है। अब इसी क्वेश्चन के डेटा को मैं थोड़ा सा यूज़ कर रहा हूँ आपको एक और चीज़ समझाने के लिए कि किस तरीके से फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट यानी कि FRA में रीप्राइसिंग या मार्क टू मार्केट काम करता है। यानी कि अगर T इज इक्वल टू 0 में, यानी कि जो येलो इंटरेस्ट रेट्स यानी कि अंडरलाइंग एसेट है वो 9% क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो यूजलेस है, क्योंकि आज का जो इंटरेस्ट रेट मार्केट में चल रहा है वो मेरे किसी काम का नहीं। और ये अंडरलाइंग एसेट ऊपर नीचे हो सकता है आने वाले 6 महीनों में। आने वाले 6 महीने बाद यानी कि जब बोरो का समय आएगा, यानी कि मैच्योरिटी के समय T=M, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए क्वेश्चन ने हमें बोला कि या तो 9.6% हो सकता है या तो 8.8 हो सकता है, बट मेरे हिसाब से कुछ भी हो सकता है, ये आप समझो कंसेप्चुअली। इस पे जो फॉरवर्ड अग्रीमेंट बना यानी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो कि FRA है, रेट कॉन्ट्रैक्ट, उसमें T=0 में ये बात कर ली गई कि भैया 9.3% FRA का रेट रखना है, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया 9.3% पर एनम, और मैच्योरिटी के समय भी वो उतना ही रहेगा, यानी कि 9.3% पर एनम। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि भले ही अंडरलाइंग एसेट ऊपर नीचे हो, उससे बना हुआ डेरिवेटिव विच इज़ इन द नेचर ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, उसकी रीप्राइसिंग या मार्क टू मार्केट नहीं होगी। यानी कि आज जो FRA का रेट है वो मैच्योरिटी के समय भी FRA का रेट रहेगा, यानी कि 9.3% T=0 में है, वही 9.3% T=M में रहेगा। ठीक है, तो ये सेम रहेगा, और ये सेम इसलिए हो पा रहा है क्योंकि रीप्राइसिंग या मार्क टू मार्केट नहीं किया जा रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। TM FinCorp हैज़ बॉट अ 6/9 रुपीज़ 100 करोड़ FRA यानी कि फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट एट 5.25%। तो 6/9, तो 6/9 का मतलब हुआ 6 महीने बाद बोरो करेंगे और आज से 9 महीने बाद रीपे करेंगे, यानी कि 3 महीने का लोन लेंगे। कितने का लोन लेंगे? तो 100 करोड़ का लोन लेंगे। उसलिए डर लग रहा है कि बढ़ जाएगा, तो बाय कर लिया FRA, बॉट। और FRA रेट कितना है? 5.25%, यानी कि डेरिवेटिव का रेट है 5.25%, यानी कि दोनों पार्टी ने उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में लिख दिया 5.25%। ऑन फिक्सिंग डेट रेफरेंस रेट यानी कि मीबोर टर्न्स आउट टू बी एज फॉलोज। तो मैं मीबोर समझा देता हूँ। मीबोर का फुल फॉर्म होता है मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, एक तरीके का मार्केट इंटरेस्ट रेट है, तो इसको आप मार्केट इंटरेस्ट रेट समझना। मार्केट इंटरेस्ट रेट टर्न्स आउट टू बी एज फॉलोज। पीरियड दिया हुआ है 3 महीने का लोन, तो रेट है 5.5%। 6 महीने का लोन चाहिए तो 5.7%, और 9 महीने का लोन चाहिए तो 5.85%। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस टू TM FinCorp इन टर्म्स ऑफ बेसिस पॉइंट। तो यहाँ पे हमारा कौन सा रेट काम का है? तो हमारा वो रेट काम का है जहाँ पे लोन का पीरियड 3 महीना हो, क्योंकि 6/9 का मतलब होता है 3 महीने का लोन, है ना। 6/9 यानी कि 9/-6, तो 3 आता है, तो 3 महीने का लोन। तो पीरियड यहाँ पे 3 मंथ्स है, तो रेट हम 5.5% लेंगे। तो अंडरलाइंग एसेट हो गया इंटरेस्ट रेट्स, डेरिवेटिव हो गया FRA, हेजर यहाँ पे बोरोवर है यानी कि TM FinCorp, इसलिए उसने बाय किया FRA। क्वेश्चन में 6/9 का FRA रेट यानी कि एक्चुअल FRA रेट यानी कि एक्चुअल डेरिवेटिव का रेट दिया हुआ है 5.25%। यहाँ पे पर एनम वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो हम ये डीम करते हैं कि ये पर एनम ही है, यानी कि मार्केट इंटरेस्ट रेट्स हो या FRA हो, अगर उसके सामने पर एनम नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि जितने पीरियड की बात चल रही है वो उतने पीरियड का रेट है। इसका मतलब ये है कि वो पर एनम ही है। तो अगर कहीं पर एनम नहीं दिखे तो आपको उसको पर एनम ही मानना है। तो 5.25% पर एनम।
मैच्योरिटी पीरियड n निकलेगा 9 - 6 करके विच इज़ 3 मंथ्स, बट क्वेश्चन ने कहा है अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। तो अगर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको अज्यूम करना है 360 डेज इन अ ईयर, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का जो डिज़ाइन हुआ है वो इस तरीके से डिज़ाइन हुआ है कि जो आप डेज लेना चाहते हैं वो 360 से डिवाइड हो जाए। समझ रहे हैं? तो अगर मैं यहाँ पे 90 डेज लेता हूँ, 3 महीने को नॉर्मली 3 × 30 करके 90 डेज अगर लेता हूँ, तो 90/360 करूँगा तो डिविजिबल है, यानी कि 90/360 यानी कि 1/4, तो डिवाइड हो गया। तो इसलिए मुझे यहाँ पे 90 डेज लेना चाहिए, क्योंकि मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि 360 डेज अज्यूम करो। और जब भी आपको अगर ऐसा कुछ दिख जाए 360 डेज अज्यूम करने का, मतलब आपको जो डेज लेने चाहिए वो अज्यूम करने चाहिए जो 360 डिवाइड हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से डिज़ाइन होता है। कई बार हमें 360 डेज नहीं दिया रहता, और ये भी नहीं दिया रहता कि 1 ईयर को क्या लें, बट क्वेश्चन में 45 डेज या फिर 36 डेज इस तरीके से दे देता है। ये एक तरीके का ट्रिक है, एक तरीके का आपको सिग्नल है कि भैया यहाँ पे आप अज्यूम करो 360 डेज कि आपका आंसर तरीके से आए, लाइक 36/360 यानी कि 1/10 या फिर 45/360। तो जब डिविजिबल होते हैं ना आपस में, तो आपको 360 डेज अज्यूम करना चाहिए, या अगर 360 डेज अज्यूम करने बोला है तो बाकी डेटा को उस हिसाब से लेना चाहिए। लाइक मैंने यहाँ पे लिया 90 डेज, तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट बोलूँ, नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट बोलूँ या बोरिंग अमाउंट बोलूँ, एक ही बात है, 100 करोड़ रुपए। मीबोर में बता रहा था आपको, मार्केट इंटरेस्ट रेट होता है 3 मंथ्स पीरियड वाला लेंगे विच इज़ 5.5% पर एनम। तो प्रॉफिट या लॉस देख लेते हैं। मैंने बाय किया हुआ FRA, तो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गए यानी कि 5.5% हो गए FRA रेट से विच इज़ 5.25%, तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। TM फिन कॉर्पो प्रॉफिट हो जाएगा। कितना प्रॉफिट होगा? तो वो होगा इंटरेस्ट रेट T इज इक्वल टू मैच्योरिटी माइनस एक्चुअल FRA रेट, T इक्वल टू 0 पे भी वही रहेगा और T इक्वल टू मैच्योरिटी पे वही रहेगा। तो 5.5 माइनस 5.25, तो 0.25%। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आप प्रॉफिट और लॉस निकालो तो सही, लेकिन बेसिस पॉइंट्स पर निकालो। तो बेसिस पॉइंट्स का डिस्कशन मैंने बॉन्ड वैल्यूएशन में किया था, यहाँ पर फिर से बता देता हूँ कि 1% का मतलब 100 बेसिस पॉइंट्स होता है। तो अगर मुझे 0.25% को बेसिस पॉइंट में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूँगा? तो मैं लिखूँगा 100/1 इंटू 0.25 विच इज़ 25 बेसिस पॉइंट। तो आ गया 25 बेसिस पॉइंट। सेकेंड पार्ट है द सेटलमेंट अमाउंट। तो आइए सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेटलमेंट अमाउंट का मतलब होगा प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा प्रॉफिट ऑन FRA का। तो पहले प्रॉफिट ऑन FRA निकाल लिया जाए, इंटरेस्ट रेट माइनस FRA रेट इंटू बोरिंग अमाउंट इंटू n/360। तो यहाँ पे मुझे मंथ्स नहीं लेना, यहाँ डेज लेने हैं, तो n/360 करूँगा। तो 5.5% माइनस 5.25% पर एनम इंटू 100 करोड़ इंटू 90/360, ये मेरा T हो जाएगा। तो आएगा 0.0625 करोड़ यानी कि ₹6,25,000। बट ये प्रॉफिट ऑन FRA आगे खड़ा है, यानी कि 9th मंथ पे खड़ा है, उसको पीछे लाना पड़ेगा, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो प्रेजेंट वैल्यू आएगी पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट को यूज़ करके। तो आइए पहले पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट निकाल लेते हैं। मेरा n 90 डेज है, तो मेरा T आएगा 90/360 यानी कि 90/360 ईयर्स। इंटरेस्ट रेट मुझे दिया हुआ है 5.5% पर एनम, मार्केट का इंटरेस्ट रेट। तो मेरा पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट आ जाएगा 5.5% मल्टीप्लाई बाय 90 डेज अपॉन 360 डेज यानी कि 1.375%, डेसिमल में 0.01375। तो मेरा पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट आ गया T और R को यूज़ करके। अब प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट ऑन FRA इज प्रॉफिट ऑन FRA अपॉन 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट 6,25,000 अपॉन 1 प्लस 0.01375, अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 616,523। प्रॉफिट ऑफ 616,523 टू TM फिनकॉर्प। तो इस तरीके से निकलता है प्रॉफिट या लॉस बेसिस पॉइंट्स में, और निकलता है सेटलमेंट अमाउंट।
तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा टारगेट है 5000 सब्सक्राइबर्स का, यानी कि #road to 5K। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।